अस्सलाम वालेकुम। सिराज अल दौला ने कलकत्ता फ़तह कर लिया था। उसके सिपाही फोर्ट विलियम में गश्त कर रहे थे कि नशे में धुत एक गोरे सिपाही ने देसी सिपाहियों को रोककर बुरा भला कहा। उस पर सिराज अल दौला के सिपाहियों ने भी अपना रद्द अमल दिया। बात जब सिराज अल दौला तक पहुंची तो उसने तमाम अंग्रेज़ कैदियों को रात भर के लिए एक कमरे में बंद करने का हुक्म दिया। अंग्रेज़ों की लिखी तारीख़ में अक्सर ब्लैक होल का जिक्र आता है। ये ब्लैक होल दरअसल वो कमरा था जहां अंग्रेज़ कैदियों को रखा गया था। ये जून का महीना था और बला का हबस। कमरे में न हवा न पानी। नतीजा ये कि अगले रोज़ दम घुटने से बहुत से कैदी मुर्दा हालत में पाए गए। ये खबर जब बाहर पहुंची तो अंग्रेज़ों ने राय का पहाड़ बना लिया और हलाक शुदगान की तादाद को मुबालगे की हद तक बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। इनके बकौल कमरे में कैद किए गए 146 कैदियों में से सिर्फ 23 जिंदा बचे, लेकिन मौर्रखीन ने इस खबर को इस बिना पर गुमराह कुन करार दिया कि 18 मुरब्बा फिट कमरे में तो 146 अफराद समा ही नहीं सकते। बहरहाल यह खबर लंदन पहुंची तो उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। सिराज अल दौला 16 जून 1756 को कलकत्ता पहुंचा था। कलकत्ते की फतह के बाद उसने मानक चंद को कलकत्ता का गवर्नर बनाया और वहाँ के मामलात उसके सुपुर्द करके मीर जाफ़र को यह बात पसंद न आई कि कलकत्ता की गवर्नरी के लिए सिराज अल दौला ने उसके बजाय मानक चंद का इंतखाब किया। वो दिल ही दिल में इंतकाम के लिए मुनासिब मौका और वक़्त के बारे में सोचने लगा। जगत सेठ पहले ही सिराज अल दौला से नाराज़ था। कलकत्ता हाथ से चले जाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी सिराज अल दौला के खून की प्यासी थी और अब उसकी फ़ौज का अहम जनरल मीर जाफ़र कलकत्ते की गवर्नरी न मिलने पर सिराज अल दौला से बरगश्ता हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकस्त की खबर जब इंग्लिस्तान पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। इस शिकस्त से न सिर्फ अंग्रेज़ों की सुबकी हुई बल्कि उनके मुआशी मुआफ़ादात पर भी ज़द पड़ी और ये उन्हें हरगिज़ कबूल न थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े सर जोड़ कर बैठे। उन्हें बरतानवी हुकूमत की हमायत भी हासिल थी। 2 माह तक सिराज अल दौला पर जवाबी हमले की तफसीली मनसूबा बंदी की गई। मंसूबे को हर पहलू से देखा गया ताकि गलती की गुंजाइश बाकी न रहे। अंग्रेज़ इस बार सिराज अल दौला को ऐसा सबक सिखाना चाहते थे जिसे वो हमेशा याद रखे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए 2 सतहों पर मनसूबा बंदी की थी। एक तरफ तो मुकम्मल फ़ौजी तैयारी के ज़रिए आ रहे थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बरतानवी हुकूमत की बाकायदा हमायत हासिल थी, इसलिए बहरी जहाज़ों में बरतानिया से जदीद असला और फ़ौजी आ रहे थे। दूसरी तरफ क्लाइव ने सिराज अल दौला के मुखालफिन को अपने साथ मिला लिया था। सिराज अल दौला के मुखालफिन में सबसे अहम जगत सेठ था जो जल्द अज जल्द सिराज अल दौला की हुकूमत का खात्मा चाहता था। वो बज़ाहिर खामोश था और अपने किसी अमल से सिराज अल दौला को दुश्मनी का तासर नहीं देना चाहता था। सिराज अल दौला का दूसरा अहम मुखालिफ मीर जाफ़र था जो उसकी फ़ौज के एक हिस्से का कमांडर था। वो बज़ाहिर सिराज अल दौला का वफ़ादार बना हुआ था लेकिन दरून खाना सिराज अल दौला के ख़िलाफ़ था। इस मुखालफत के 2 अहम वजूहात थीं। पहली वजह तो मीर जाफ़र की उम्र और वसी तजर्बा था। उसके बरअक्स सिराज अल दौला को नौजवानी में ही बंगाल की नवाबी मिल गई थी। मीर जाफ़र ने ज़हनी तौर पर कभी सिराज अल दौला की क़यादत को नहीं माना था। मीर जाफ़र की नाराज़गी की दूसरी वजह यह थी कि जब सिराज अल दौला ने कलकत्ता फ़तह किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से पिस्पा होना पड़ा, सिराज अल दौला ने मानक चंद को कलकत्ता का गवर्नर बना दिया। मीर जाफ़र को पूरी उम्मीद थी कि इस ओहदे के लिए उसे मुंतखब किया जाएगा। जब ऐसा न हुआ तो मीर जाफ़र का खून खौलने लगा और उसने तहिया कर लिया कि सिराज अल दौला के इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया जाए और इसकी जगह वो खुद बंगाल का हुक्मरान बने। दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा विलियम वाटसन भी इक़्तिदार की राहदारियों में होने वाली सरगोशियों से बेखबर न था। इन सरगोशियों में साजिश की बू थी। ये सारी सूरत हाल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए साजगार थी। विलियम वाटसन ने फैसला किया कि क्लाइव से फौरी मुलाकात की जाए। इस मुलाकात में विलियम वाटसन ने क्लाइव को दरबार में सिराज अल दौला के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों से आगाह किया तो क्लाइव की आंखें चमक उठीं। वो इस सूरत हाल को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहता था। उसने फौरी तौर पर यह अहम इतला ईस्ट इंडिया कंपनी की सेलेक्ट कमेटी को दी और इस मंसूबे की मंजूरी चाही।
کہ جگت سیٹھ اور میر جعفر سے مل کر سراج الدولہ کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا جائے۔ سلیکٹ کمیٹی نے کلائیو کے دلائل سن کر اسے جگت سیٹھ اور میر جعفر سے اتحاد کی اجازت دے دی۔ یوں اب اس سازش میں میر جعفر اور جگت سیٹھ کے ساتھ کلائیو بھی شامل ہو چکا تھا۔ میر جعفر بنگال کا اقتدار چاہتا تھا، جگت سیٹھ اپنی مرضی کی حکومت چاہتا تھا۔ کلائیو ان دونوں کی خواہشات سے واقف تھا۔ کلائیو کے اپنے مقاصد تھے اور اس میں سب سے اہم مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاشی اور سیاسی مفادات کے لیے ایک ایسے ماحول کا حصول تھا جس میں مکمل آزادی ہو اور مغل بادشاہ یا بنگال کے نواب کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اب سازش کی شطرنج سج چکی تھی جس پر تین شاطر جگت سیٹھ، میر جعفر اور کلائیو اپنی اپنی چال چلنے کو تیار تھے۔ تینوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی لیکن تینوں کو ایک دوسرے کا اعتبار نہ تھا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ زبانی کلامی وعدوں کے بجائے تحریری شکل میں معاہدہ کیا جائے جس پر تینوں فریقین کے دستخط ہوں۔ معاہدے کے مطابق بنگال کے اقتدار کی مسند پر میر جعفر کو بٹھایا جائے گا۔ اس کے عوض میر جعفر اپنی زیر کمان فوج کے ہمراہ میدان جنگ میں انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کے خلاف لڑے گا۔ کیسی ستم ظریفی تھی کہ سراج الدولہ کو خبر نہ تھی۔ بظاہر اس کا وفادار سپہ سالار اسی کے خلاف سازش کا حصہ بن گیا تھا اور سراج الدولہ کو ہٹا کر خود بنگال کا حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ادھر یہ منصوبہ تشکیل پا رہا تھا اور دوسری طرف ایک اور شاطر کو اس منصوبے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ اس شاطر کا نام اومی چند تھا۔ اب وہ بھی اس کھیل میں اپنا حصہ چاہتا تھا۔ اس نے کلائیو سے رابطہ کیا اور اسے دھمکی دی کہ وہ اس سارے منصوبے کی اطلاع سراج الدولہ کو دے دے گا۔ یہ صورتحال کلائیو کے لیے پریشان کن تھی۔ اومی چند نے کلائیو کی پریشانی دیکھ کر ترپ کا پتہ پھینکا اور کلائیو کو پیشکش کی کہ اگر اسے 30 لاکھ روپے دے دیے جائیں تو وہ اپنی زبان بند رکھے گا۔ کلائیو کو اومی چند پر غصہ تو بہت آیا لیکن یہ وقت غصے کا نہیں، حکمت سے کام لینے کا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ کلائیو نے اومی چند سے کہا کہ اسے سلیکٹ کمیٹی سے اجازت لینا ہوگی۔ اومی چند بھی جہاں دیدہ آدمی تھا، اس نے کہا زبانی کلامی بات نہیں ہوگی، اسے بھی تحریری معاہدہ کا باقاعدہ فریق بنایا جائے۔ کلائیو نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران سے مشورہ کیا۔ 30 لاکھ روپے اس زمانے میں کوئی معمولی رقم نہ تھی لیکن دوسری صورت میں اومی چند سارے منصوبے کو چوپٹ کر سکتا تھا۔ غور و خوض کے بعد کلائیو اور اس کے ساتھیوں نے نہلے پر دہلا مارنے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جاری ہے انشاءاللہ۔